Hi everyone, welcome back to Mr. Civil Engineer. Today we are with another video. In this video we are going to discuss about standard penetration test in detail. So firstly I want to say that this topic is very important because questions had been asked in SSC, JEE, GATE examination, IES and other state level examinations as well. So we cannot skip this topic. So सबसे पहले मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा कि किस वे में इस टॉपिक को हम डील करेंगे, ठीक है। पहले हम समझेंगे सारा कंसेप्ट, एसटीपी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेंगे, जैसे गेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कर लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो क्वेश्चन जब करेंगे वो कंसेप्ट वहाँ से दूर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्टली बात आ रही है एसटीपी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को हम क्यों परफॉर्म करते हैं। इसको हम एसटीपी भी बोलते हैं, एसपीटी, ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो इसको हम परफॉर्म क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन टू परफॉर्म दिस टेस्ट। सपोज दिस इज माई ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और मैं इस ग्राउंड लेवल में एक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन बिल्डिंग खड़ा करने से पहले आपको देखना है क्या इसके नीचे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, ये इस लोड, इस स्ट्रक्चर के लोड को बियर कर पाएगी, ठीक है। तो अगर लोड को बियर कर पाएगी तो सॉइल सही है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि लोड बियर कर रही है या नहीं, तो उसके लिए हमें एनालिसिस करना होगा। वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू एनालिसिस द सॉइल, दिस ग्राउंड, इस ग्राउंड को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं उससे पहले उस सॉइल की, उस ग्राउंड की जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को क्या करते हैं हम, इसलिए करते हैं ताकि हम इस सॉइल की, ग्राउंड की बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करें जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इस बिल्डिंग को खड़ा करना। बात आई समझ में। अगर हम एसटीपी नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे और ऐसे ही हम स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे तो क्या होगा, अगर सॉइल लूज होगी, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो सॉइल क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर विल कोलैप्स, ठीक है। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है यहाँ पे, पहला पॉइंट बनता है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट बनता है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज परफॉर्med to find bearing capacity, bearing capacity of soil, ठीक है। अब आप ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम, जिस ग्राउंड पे, जिस मिट्टी पे, हाँ, जिस जमीन पे हम स्ट्रक्चर खड़ा करने चाहते हैं उसकी हमें क्या करनी है, एसटीपी करनी है, ताकि हमें यहाँ से क्या पता चले, बियरिंग कैपेसिटी पता चले सॉइल की, ठीक है। अब बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है ये मैंने पढ़ाया हुआ है प्रीवियसली वीडियो में, आप देख, ठीक है। सेकेंडली, किसी भी टेस्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो करने का तरीका होता है, ठीक है। अगर उस स्टेप्स को, उस तरीके को हम फॉलो करेंगे तो हम मंजिल में पहुंच जाएंगे, वरना हम भटकते रहेंगे। तो क्या स्टेप्स है, क्या अल्गोरिदम है, वो अल्गोरिदम हमें बताया गया आईएस कोड में। आईएस कोड है क्या, आईएस कोड एक किस्म का उसमें आईएस कोड में हमें बहुत सारा डाटा दिया होगा जो पहले ही हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कर लेते हैं, फिर वहां से जो रिजल्ट मिलते हैं वो आईएस कोड में रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में यूज कर पाए, ठीक है। एक बुकलेट होती है, ठीक है, आईएस कोड की, बहुत सारे आईएस कोड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसटीपी के जो आईएस कोड हमें यूज करना है वो आईएस 2131 1981 यूज करना है। इसके थ्रू हमें क्या करना है, इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे एक फिगर बनाई है मैंने, इस फिगर को भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स लिखा रहा हूँ यहाँ पे, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे क्या आ रही है, तीसरी बात ये आ रही है, ये जो टेस्ट है इसको हम जनरली प्रेफर करते हैं हार्ड सैंड, या कह सकते हैं आप डेंस सैंड और स्टिफ क्ले, ठीक है। प्रेफर इट, फॉर डेंस सैंड और स्टिफ क्ले, ठीक है। अब बात आ रही है, अगर लूज सैंड होगा या लूज क्ले होगा तब क्या करेंगे, तब भी हम यूज करेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा जिससे हमें क्या होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
एफर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, जनरली प्रेफर करते हैं डेनिस सैंड के लिए, लूज सैंड में भी करते हैं, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है, थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हमें कुछ करना पड़ता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, ये हो गई तीसरी बात। अब आएंगे असली बात पे कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, जहाँ पे जिस ग्राउंड पे हमें इस टेस्ट को करना है, ये मेरा ग्राउंड है, मान लो इस ग्राउंड पे एक हमें क्लीन बोर होल करना है। ठीक है, तो बोर होल कैसा किया जाए, बोर होल मीन्स देसी भाषा में गड्ढा करना है। ठीक है, तो उस गड्ढे को करने के लिए, उस गड्ढे को प्रिपेयर करने के लिए हमें किसी मशीनरी की जरूरत होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोर होल बनाने के लिए हम ड्रिलिंग मशीन लाते हैं। एक पिक्चर डिस्प्ले होगी अभी आपको, उस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा आई होप, एक लंबी सी मशीन है, उसके आगे लंबी सी रॉड लगी हुई है। तो वो रॉड क्या करता है, हमारे सॉइल को कट करके एक होल बनाता है। उसके साथ में एक पाइप आपको दिख रही होगी, तो उस पाइप का फंक्शन मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो आपने मशीन देख ली जिससे हम बोर होल करते हैं, तो बोर होल कर लिया मैंने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फिगर बनाता हूँ। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो क्या करते हैं, ये सपोज ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में मुझे क्या करना है, एक क्लीन बोर होल करना है अकॉर्डिंग टू आइस कोड। कौन सा कोड, 2131 के अकॉर्डिंग क्लीन होल किया मैंने, किससे, ड्रिलिंग मशीन से। अब कोड बोल रहा है इस होल का डायमीटर मुझे रखना है 100 mm से लेके 150 mm तक, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइस कोड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ठीक है, अब जब हमने होल किया, एक क्लीन होल हमने प्रिपेयर किया, तो मान लो ये बोर होल की लेवल है। ठीक है, ठीक है, अब बात आ रही है लूज सैंड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लूज सैंड की और लूज क्ले की। तो मैंने बोला कि हम प्रेफर करते हैं डेनिस सैंड और डेनिस क्ले में। लूज सैंड में क्या होता है, जब मशीन इसको काटेगी, जमीन को काटेगी, गड्ढा बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो साइड से जो लूज सॉइल के पार्टिकल्स होगी, लूज सैंड की बात करें तो ये जो पार्टिकल्स होंगे, जब हम कटिंग करेंगे यहाँ से ड्रिलिंग मशीन से, ठीक है, या ड्रिलिंग मशीन से कटिंग करेंगे, साइड के पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड से पार्टिकल गिरेंगे, नीचे जमा हो जाएंगे। तो इन पार्टिकल्स को कैरी आउट करना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, कैरी आउट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो डेनिस सैंड में ये दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए डेनिस सैंड में हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पे इस पार्टिकल्स को कैसे कैरी आउट किया जाए। मैंने एक बोला था कि उस ड्रिलिंग रॉड के बगल में एक ट्यूब थी, उस ट्यूब में क्या करते हैं हम, उस ट्यूब में बेंटोनाइट क्ले हम डालते हैं। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। तो बेंटोनाइट सॉइल की जब हमने बात की थी, वहां पे हमने लिखवाया था कि बेंटोनाइट क्ले इज यूज इन ड्रिलिंग। तो यहीं पे ड्रिलिंग के काम आती है। क्या करती है, बेंटोनाइट सॉइल हम पानी के साथ मिक्स करके इस पाइप के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, तो पंप इन करते हैं, तो ये सारा का सारा जो बेंटोनाइट क्ले है ना, ये आटे की तरह होता है, इसमें काफी ज्यादा चिपकन होती है। तो जितने भी पार्टिकल्स अगल बगल में है, वो अपने साथ लेके बाहर आ जाती है। तो कैरी आउट किया हमने, सारे अंदर जितने भी छोटे पार्टिकल्स थे उनको कैरी आउट किया थ्रू बेंटोनाइट क्ले। अब क्या हुआ, अब मेरा एक होल क्लीन होल बन गया। ठीक है, फिर से बनाते हैं। अब मेरा एक क्लीन होल बन गया, ये मेरा क्लीन होल बन गया। अब होल का डायामीटर आपको पता है 100 mm से 150 mm तक रखना है। अब क्लीन जब होल बन गया, अब मुझे क्या करना है, उसके बाद आप चलिए इस पिक्चर पे। इस पिक्चर पे आपको रेड कलर से मैंने यहाँ पे एक, ये पहले मैंने यहाँ पे बनाया है एक रॉड, समझो इसको, इस रॉड को हम बोलते हैं स्प्लिट स्प्लिट स्पून सैंपलर। ठीक है, स्प्लिट स्पून सैंपलर को हम बोर होल लेवल में प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस किया हमने। ठीक है, उसके बाद इस स्प्लिट स्पून सैंपलर के ऊपर हम एक हैमर रखते हैं। ठीक है, एक हैमर रखा हमने, ये रेड कलर से हमने हैमर को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, हैमर को हमने चेन के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे एक पुली लगाई और चेन को आगे एक्सटेंड किया। इस चेन को आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, आगे पीछे चेन को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पे किसकी, थोड़ा मिटा के इस फिगर को यहाँ पे बनाते हैं जल्दी से।
ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ स्प्लिट स्पून सैंपलर, और ये हमारा हुआ हैमर, और ये पुली हुआ, और ये एक हमारी क्या है, चेन है। इस चेन को हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक आपको समझ आई होगी आई होप। अब क्या करते हैं, ये मेरा बोर होल लेवल है, ये मेरा गड्ढा किया मैंने, तो इसके नीचे जो सॉइल होगी, अब इस सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करनी है, इस सॉइल की टेस्ट करनी है। तो हम जनरली 3 लेयर्स में करते हैं, 1 2 3। इस लेयर की थिकनेस भी 150 mm होती है, ये तीनों लेयर की थिकनेस सेम होती है, 150 mm, 150 mm और 150 mm। अब यहाँ पे समझिए, क्लीन होल किया, ये स्प्लिट स्पून सैंपलर एक डिवाइस है, एक सिलेंडर की तरह, इसकी कुछ थिकनेस होती है, अंदर से हॉलो होता है। इसका जो आउटर डायमीटर होता है ये ऐसे होता है, ठीक है। इसका जो आउटर डायमीटर होता है ये होता है 85 के आसपास, 85 mm के आसपास। इनर डायमीटर होता है 30 mm, आउटर डायमीटर 85 mm। तो इस रॉड की जो लंबाई होती है वो करीबन करीबन 456 से लेके 700 तक होती है, 456 से लेके 700 तक इसकी लेंथ होती है। अब इस स्प्लिट स्पून सैंपलर के ऊपर हमने क्या रखा, हैमर रखा। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आई होप। उसके बाद इस हैमर को हम लिफ्ट करके ड्रॉप कर सकते हैं। तो करना क्या है, ये जो हैमर है इसको हम लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट कैसे करेंगे, इस चेन को पुल करेंगे पीछे की तरह, तो ये लिफ्ट होगा। लिफ्ट कितना करना है, 75 सेंटीमीटर इसको लिफ्ट करके सडनली ड्रॉप करना है। और एक बात मैं यहाँ पे भूल गया, इस हैमर का जो वेट है वो 63.5 kg है अकॉर्डिंग टू आईएसओ। अब क्या करना है, जब इस चेन को हम पीछे की ओर खींच लेंगे, ये हैमर क्या होगा, लिफ्ट होगा। तो फिर सडनली इसको रिलीज करना है चेन को, तो ये हैमर क्या होगा, आके इस स्प्लिट स्पून सैंपलर के साथ स्ट्राइक करेगा। उस स्ट्राइक को हम ब्लो मानेंगे। ठीक है, तो एक ब्लो पड़ गया। ठीक है, जब अगेन हम यही प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्प्लिट स्पून सैंपलर होगा ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होगा। तो हमें कहाँ तक पेनिट्रेट करना है, सबसे पहले मुझे 150 mm के लिए स्प्लिट स्पून सैंपलर को पेनिट्रेट करना है। इस पुल्ली को, इस चेन को स्ट्रेच करके हैमर को लिफ्ट करना है 75 mm हाइट तक। उसके बाद सडन में रिलीज करना है। जब रिलीज करूंगा तो इसमें स्ट्राइक करेगा, तो एज ए ब्लो काउंट करेंगे, उसकी वजह से ये अंदर पेनिट्रेट होगा। तो पहली 150 mm लेयर के लिए हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ब्लोस कितने लगे। सपोज नंबर ऑफ ब्लोस 6 हमें लगाने पड़े, उससे क्या हुआ, ये मेरा स्प्लिट स्पून सैंपलर यहाँ तक पेनिट्रेट हो गया फर्स्ट लेयर तक। अगेन यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, तो सेकंड लेयर के लिए इसको यहाँ तक पेनिट्रेट करेंगे हम, तो ये यहाँ तक पेनिट्रेट हो गया। सपोज मान के चलते हैं नंबर ऑफ ब्लोस हमें 10 लग गए हैं। ठीक है, अब अगेन हमें क्या करना है, इसको स्ट्रेच करके इस हैमर को लिफ्ट करके सडनली ड्रॉप करना है। तो करते करते ये यहाँ तक पेनिट्रेट हो गया स्प्लिट स्पून सैंपलर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लोस हम मान के चलते हैं 15 लग गए हमें इस तीसरी लेयर में इसको पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात आ रही है यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक नंबर निकालना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SPT नंबर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर, और इसको हम एन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, एन वैल्यू और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। अब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ ब्लो। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ ब्लूज। बात यहाँ तक समझ आ रही है आई होप। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ब्लूज होंगे
उतना ये नंबर आ जाएगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। और इस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर से हम ये क्लियर करते हैं कि हमारी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है। अब यहाँ पे अब हमने नंबर ऑफ ब्लोस फाइंड आउट किए तो हमें एसपीटी नंबर मिलेगा। एसपीटी नंबर इसको बोलते हैं, तो एसपीटी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फर्स्ट 150 mm थिक लेयर में जितने हमें ब्लोस लगे उन ब्लोस को हमें काउंट नहीं करने, तो इस ब्लोस को हम यहाँ से हटाएंगे। और सेकेंड और थर्ड लेयर में जितने हमें नंबर ऑफ ब्लोस लगे उसको हम काउंट करेंगे एज ए एसपीटी नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लोस होता है एसपीटी नंबर। तो 10 और 15 25, तो 25 नंबर ऑफ ब्लोस हमें लास्ट 2 लेयर में इस सैंपलर को पेनिट्रेट करने में लग चुके हैं। ठीक है, तो हमारा एसपीटी नंबर कितना हुआ, एसपीटी नंबर क्या हुआ 25 हो गया। बात आई समझ में। अब यहाँ से एक चीज क्लियर होता है, ये फिगर आप चाहे तो बना भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट हमारा लगभग हो चुका है, तो ये मैं मिटा देता हूँ स्पेस की कमी की वजह से। तो हमारा जो एसपीटी नंबर आ चुका है 25 इस टेस्ट के लिए। अब बात यहाँ पे ये आ रही है, एसपीटी नंबर इंक्रीज तभी होगा जब नंबर ऑफ ब्लो इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा तो एसपीटी नंबर ज्यादा, और एसपीटी नंबर ज्यादा तो बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा। एसपीटी नंबर ज्यादा, बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा। ठीक है, तो एसपीटी नंबर ज्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा हमें कब लगेंगे, जब सॉइल डेंस हो। अब यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर बनाई थी, 3 लेयर बनाए थे मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर में हमें नंबर ऑफ ब्लोस 5 लगे, सेकेंड लेयर में 10 और थर्ड लेयर में 15। तो नंबर ऑफ ब्लोस इंक्रीज हो गए ना, क्यों हो गए, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस फिगर को क्लीन करके आगे की कहानी समझाता हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसपीटी नंबर। एसपीटी नंबर यहाँ पिक्चर में है। ठीक है, आवर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज एसपीटी नंबर। एसपीटी नंबर से हमारा सारा लेना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एसपीटी नंबर हमें आ चुका है वो इस टेस्ट के लिए 25 आ चुका है। इग्नोरिंग नंबर ऑफ ब्लोस इन फर्स्ट लेयर, वो हमें इग्नोर करना है अकॉर्डिंग टू को। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्लो इंक्रीज हुए थे डेप्थ के साथ साथ, वो क्यों हो गए, क्योंकि वो ओवर बर्डन प्रेशर की वजह से। यहाँ पे सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे ए पॉइंट है ये, और बी पॉइंट इधर है। तो बी पॉइंट के अगर ऊपर देखूं मैं, तो इसके ऊपर कम ही मिट्टी है, ए पॉइंट के ऊपर ज्यादा मिट्टी है, तो ए पॉइंट के ऊपर ज्यादा ओवरबर्डन है एज कम्पेयर टू बी। तो एसपीटी नंबर इज अफेक्टेड बाय ओवरबर्डन प्रेशर और ओवरबर्डन टेम्परली। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा ब्लोस की हमें रिक्वायरमेंट हुई, ताकि हम इस सैंपलर को जो हमने लिया था अभी उसको पेनिट्रेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एसपीटी नंबर ज्यादा आएगा और यहाँ पे एसपीटी नंबर कम आएगा। तो यहाँ एसपीटी नंबर अंडर एस्टिमेट हुआ, यहाँ पे ओवर एस्टिमेट हुआ। तो इस कारण की वजह से हमारा एसपीटी नंबर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हमें करेक्ट करने के लिए हम एक फैक्टर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं एसपीटी फैक्टर, सॉरी जिसको हम बोलते हैं ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर। ठीक है, या हम सिंपली बोलेंगे करेक्शन फैक्टर ड्यू टू ओवरबर्डन। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमें एक फैक्टर लगाना पड़ता है जिससे हमारा जो एन का वैल्यू है, यहाँ पे एसपीटी नंबर है हमारा, एसपीटी नंबर को हम एन वैल्यू भी बोलते हैं, क्या एन नॉट। तो ये हमें 25 आया, बट ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम पहला फैक्टर क्या लगाते हैं, करेक्शन फैक्टर ड्यू टू ओवरबर्डन। मैंने बोला कि कम डेप्थ पे नंबर ऑफ ब्लोस कम लगेंगे, ज़्यादा डेप्थ पे नंबर ऑफ ब्लोस ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा है ज़्यादा डेप्थ पे। कम डेप्थ पे इफेक्टिव स्ट्रेसेस बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें कम ही नंबर ऑफ ब्लोस लगाने पड़ते हैं और एसपीटी का वैल्यू कम आ जाए। अब बात करेंगे फैक्टर नंबर
फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे तो फैक्टर नंबर, करेक्शन फैक्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर, ठीक है। ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर लगाना होता है तो वो ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर होता है n इक्वल टू n नॉट 350 डिवाइडेड बाई 70 प्लस सिग्मा डैश। अब यहाँ पे बात आ रही है n1 क्या है और n नॉट क्या। n नॉट मेरा ये है जो फील्ड से हमने निकाला 25, बट ये कहीं ना कहीं गलत है, अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट हो रहा है जो मैंने अभी डिस्कस करा है, ठीक है। अब ये मेरा जो है n1 ये करेक्टेड वैल्यू है, करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी नंबर, ठीक है। ये करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी नंबर है n1 और n नॉट जो हमने फील्ड से डिराइव किया था 25, ठीक है। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे यहाँ से जो n1 आएगा वो मेरा करेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, उसी को हम मान के चलेंगे। अब बात आ रही है कहीं ना कहीं मेरी यहाँ पे जो जमीन है इस ग्राउंड में कहीं ना कहीं अगर पानी ऊपर चढ़ रहा है, वाटर टेबल रेज हो रहा है, तो सॉइल क्या होगी, सेचुरेटेड होगी। सॉइल सेचुरेटेड होने की वजह से एक बात याद रखना, वाटर टेबल जब रेज होगा तो बियरिंग कैपेसिटी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वाटर टेबल फॉल हो जाएगी बियरिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी सॉइल की, तो कहीं ना कहीं वाटर टेबल इफेक्ट करता है बियरिंग कैपेसिटी पे। तो जब वाटर टेबल होगा यहाँ पे हमारा पानी मीन्स सॉइल अगर सेचुरेटेड होगी तो हमें जो बियरिंग कैपेसिटी मिलेगी या हम बोल सकते हैं एसपीटी नंबर जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पे पानी है यहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ पे एसपीटी नंबर जो होगा वो अंडर एस्टिमेट होगा, कम एसपीटी नंबर आएगा क्योंकि सॉइल नरम हो गई पानी की वजह से। ऊपर पानी नहीं है तो सॉइल क्या है, हार्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एसपीटी नंबर क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं गलत आ जाता है। तो एक करेक्शन फैक्टर दोबारा दूसरा करेक्शन फैक्टर हमें लगाना पड़ता है, वो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर जो है हम वो लगाते हैं ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर के बाद, ठीक है। तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, ठीक है, इस फैक्टर को हम डाइलेटेंसी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं फाइन फैक्टर, फाइन करेक्शन फैक्टर, फाइन करेक्शन, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब बात आ रही है इस फैक्टर का दूसरा नाम है डाइलेटेंसी करेक्शन फैक्टर। तो ये क्या होता है, ठीक है, तो ये बराबर होता है n2 इक्वलन टू 15 प्लस हाफ ऑफ n1 माइनस 15। तो यहाँ पे n1 क्या है, जो करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपी3 नंबर मिला था ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे n2 जो आएगा, n2 हमारा आएगा करेक्शन फैक्टर, सॉरी करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी नंबर आफ्टर वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर लगाने के बाद। तो ये हमारा फाइनल एसपीटी नंबर है। तो क्या आएगा, तो ये जो भी आएगा हमारा n2 जब आएगा हमारा कुछ ना कुछ आएगा, कुछ कोई नंबर आ गया 5 6 7 करके कुछ आएगा, ठीक है। ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, हमारी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर हमें लगाना है। और हमेशा याद रखना n1 शुड बी ग्रेटर देन 15। अगर n1 15 के बराबर हुआ तो n2 क्या आएगा, n2 कहीं ना कहीं 15 आएगा, n1 और n2 बराबर आ जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है, टेस्ट को हमें वहाँ डिनाई करना है, ठीक है। तो हमेशा n1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, ये बात आप जहन में रखना, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पे हम समझ के चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब फाइनली जो कंक्लूजन है एसपीटी नंबर का वो तो हमें समझ नहीं आया कहीं ना कहीं, हम ये सारी चीज़ें समझ गए, लेकिन एसपीटी नंबर को हम यहाँ एन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर एसपीटी का वैल्यू 0 से 4 के बीच में आ रहा है तो हमारी जो सॉइल है, यहाँ से हम सॉइल लिखेंगे तो ये हमारी जो सॉइल है वेरी लूज सॉइल होगी, लूज सॉइल। अगर हमारा
एसपीटी नंबर का वैल्यू 4 से 5 से अगर 11 के बीच आसपास आ रहा है तो हमारी सॉइल कौन सी है? लूज सॉइल, लूज सॉइल। और अगर हमारा एसपीटी का वैल्यू 12 से लेके मान के चलते हैं ये 10 और 11 से लेके 30 और 31 से लेके 50, तो ये मीडियम सॉइल होगी, मीडियम सॉइल। और अगर हमारा एसपीटी का नंबर, एसपीटी का वैल्यू 31 से 50 तक है तो हमारी कौन सी सॉइल है? डेनिस सॉइल, डेनिस। तो यहाँ से आप एसपीटी नंबर जब करेक्शन फैक्टर लगाएंगे, अगर वाटर टेबल है तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर लगाएंगे, ओवरबर्डन का इश्यू आ रहा है तो ओवरबर्डन फैक्टर लगाएंगे, करेक्शन फैक्टर लगा के फिर जो हमारा n का वैल्यू आएगा फाइनली उसको यहाँ से कंपेयर करेंगे, जिस रेंज में भी आएगा सॉइल को बताएंगे भाई ये लूज सॉइल है, मीडियम सॉइल है या डेनिस सॉइल है, ठीक है। अब बात आ रही है, हम हमारा टॉपिक कंक्लूड हो गया यहाँ पे। फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए, करेक्शन फैक्टर में जो फॉर्मूले दिखाए वो इम्पोर्टेंट है। फिर से दोबारा मैं आपको लिखता हूँ, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला आपका जो ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर में लगाते हैं उसमें n1 का वैल्यू हम निकालते हैं n नॉट 350 डिवाइडेड बाई 70 प्लस सिग्मा डैश, और यहाँ पे सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेसेस है, इट शुड बी ग्रेटर देन 280। अगर 280 के बराबर होगा तो n1 n नॉट के बराबर आएगा। तो आप खुद देख लेना, सिग्मा बार जो है वो ग्रेटर देन 280 होना चाहिए। तो यहाँ से ये जो पूरी की पूरी टर्म इसको Cn लिखते हैं, ये क्या है? हमारा करेक्शन फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला पिक्चर में आ रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है n2, जो हम डाइलेटेंसी फैक्टर जिसको बोलते हैं। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर जब हम लगाते हैं, अगर वाटर टेबल कहीं ना कहीं वाटर टेबल रेज हो रहा है, सॉइल सैचुरेटेड हो रही है ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल, तो उस टाइम हम क्या लगाते हैं? वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर n2। तो n2 का वैल्यू 15 प्लस हाफ ऑफ n1 माइनस 15। ये मैंने अभी थोड़ी देर लिखवाया था, फिर भी दोबारा लिखा रहा हूँ बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। अब ये सारा का सारा टॉपिक खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब बारी आ रही है क्वेश्चंस की। जो गेट पे क्वेश्चन आया था 2000 याद नहीं है कब आया था, तो वो क्वेश्चन करते हैं ताकि जो भी कंसेप्ट आपका रहा होगा क्लियर नहीं होगा ड्यूरिंग दिस टॉपिक, तो वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में एक ही बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बता रहे हैं हमें during the subsurface investigation for design of foundations, a standard penetration test was conducted at 4.5 meter below the ground surface. The record of number of blows is given below. ये बोल रहा है 4.5 मीटर की डेप्थ पे, ग्राउंड से 4.5 मीटर नीचे हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ ब्लोस आपको दिए हैं ऑन कॉरस्पॉन्डिंग टू पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। तो 0 से लेके 7.5 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करने के लिए हमें 3 नंबर ऑफ ब्लोस लगे। फिर 7.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक हमें क्या करने के लिए? पेनिट्रेट करने के लिए 3 नंबर ऑफ ब्लोस लगे। अगेन 15 से 25 तो आप देख सकते हैं। फिर नीचे कर रहा है एज्यूम द वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल। तो वाटर टेबल जो है वो रेज हो चुका है और ग्राउंड लेवल में पहुंच चुका है। सॉइल इज फाइन सैंड, सॉइल जो हमारी है वो फाइन सैंड है, ठीक है। इन करेक्शन फैक्टर फॉर ओवरबर्डन इज 1। ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर Cn जो मैंने बताया था वो 1 है। हमें फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक ये मेरा ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 4.5 मीटर नीचे यहाँ पे समझो ये बोर होल लेवल है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस स्प्लिट स्पून सैंपलर को प्लेस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला 0 से लेके 7.5 सेंटीमीटर के लिए नंबर ऑफ ब्लोस आपके 3 लगे हैं, ठीक है। फिर 7.5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक क्या लगे हैं, 3 ब्लो। अब मैंने एक बात बोली थी, फर्स्ट 150 mm, 150 mm का मतलब हुआ 15 सेंटीमीटर के लिए जितने नंबर ऑफ ब्लोस लगे उनको इग्नोर करना है, काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा डिस्प्ले होगा, आप देख लेना। पेनिट्रेशन डेप्थ सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0 से 7.5 और 7.5 से लेके 15 तक, 3 ऊपर और 3 नीचे जो ब्लो लगे हैं टिल 15 सेंटीमीटर तक, 0 से 15 सेंटीमीटर तक 6 नंबर ऑफ ब्लोस लगे, इनको इग्नोर करना है। अब हमें नंबर ऑफ ब्लो कौन से काउंट करना है, जो 15 से 22.5 तक 6 ब्लो लगे हैं, फिर 22.5 से लेके 30 सेंटीमीटर तक 6, अगेन 30 सेंटीमीटर से 37.5 तक 8 ब्लोस लगे हैं, 37.5 से लेके 45 तक 7 ब्लो लगे हैं। तो हमें कौन कौन से नंबर ऑफ ब्लोस काउंट करने हैं, 6, 6, 8 और 7, ठीक है। तो ये कितने नंबर ऑफ ब्लोस हुए, ये हुए नंबर ऑफ ब्लोस टोटल 27, ठीक है। तो 27 नंबर ऑफ ब्लोस यहाँ निकल के आए 15 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है। 15 सेंटीमीटर से जो ऊपर ऊपर 15 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर तक जितने ब्लोस लगे उनको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एन नॉट का वैल्यू क्या आया, 27। अब बात आ रही है यहाँ पे, ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बता रहा था कि हमें कि जो वाटर टेबल रेज हो रहा है, तो वाटर टेबल जब रेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं 27 वाटर टेबल रेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर लगाना है। और ओवरबर्डन की भी बात कर रहा था कि ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर है 1। तो सबसे पहले हम ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर लगाएंगे N1 इक्वल टू N नॉट NC। ये NC क्या होता है, NC 350 डिवाइडेड बाई 70 प्लस सिग्मा डैश। यहाँ पे NC का वैल्यू उसने क्या दिया है, 1। तो यहाँ पे N1 इक्वल टू N नॉट 27, 27 इंटू 1 27 हुआ, ठीक है। तो आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर हमें N का वैल्यू आया, कितना आया, 27 आ गया, ठीक है। N क्या है, एसपीटी नंबर, N1 एसपीटी नंबर है यहाँ पे आफ्टर वाटर टेबल, सॉरी आफ्टर ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर। अब ये बोल रहा था वाटर टेबल कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे पूछ गया है, तो हमें क्या लगाना है, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर। तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर लगाओ, N2 इक्वल टू 15 प्लस हाफ ऑफ N1 माइनस 15। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो N2 का वैल्यू हमें क्या आता है, 21, ठीक है। तो यहाँ से N2 का वैल्यू 21 आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल एसपीटी नंबर है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो हमने लिखवाया था टेबल, उसमें किस रेंज में लाई कर रहा है, ये 11 to 30 के रेंज में लाई कर रहा है, जो कि मीडियम डेनिस सैंड है या सॉइल कह सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा, यहाँ तक जितनी भी कहानी थी एसपीटी की वो सारी कहानी समझ आई होगी। अगर कहानी कहीं समझ नहीं आई, यू कैन राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल टेल यू, ठीक। सो आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके आपके आएंगे। टिल देन यू टेक केयर।